हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। हम क्वेश्चंस के साथ में अपने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्जाम के लिए आपका ज्यादा अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों साथ में हो सके। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड एट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस वैल्यू पर बनाया जाता है? तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता क्या है? सो जब भी कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंसी में जाता है, बैंक के लिए जाता है, तो उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ता है। इंसॉल्वेंसी या बैंक क्या होता है? तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने लोन को या अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें कि कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो एसेट से ज्यादा हो गई है। कंपनी के पास सपोज करिए 100 रुपए की लाइबिलिटी है, दायित्व है, और कंपनी के पास जो एसेट है मान लीजिए वो 80 रुपए की है। ठीक है, एसेट है 80 रुपए की। तो इस केस को हम बोलते हैं कि कंपनी क्या है, इंसॉल्वेंट होने वाली है, इंसॉल्वेंसी सॉरी, कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है। कंपनी अपने लाइबिलिटी को पूरी तरह से पे करने में सक्षम नहीं है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इस फाइनेंशियल पोजीशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। बैंक क्या होता है? बैंक होता है ये जो इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंसी की स्थिति है तो इसकी जो लीगल प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, लाइबिलिटी को जो भी बची हुई जो भी आपके पास बची हुई एसेट है, कंपनी के पास जो भी एसेट है उसको बेच करके लाइबिलिटी को पे कर किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है इंसॉल्वेंसी और बैंक में। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसे क्या बनाना पड़ता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बेसिकली कंपनी बना करके बताती है कि कंपनी के पास जो लाइबिलिटी, कितनी कंपनी को लाइबिलिटी पे करना है और कितना कंपनी अपनी एसेट से क्या करेगी, रियलाइज करेगी, एसेट से कितना पैसा कंपनी इकट्ठा करेगी। इसी का एक स्टेटमेंट होता है एसेट और लाइबिलिटी का, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो बनाया जाता है एनआरबी पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर बनाया जाता है। कि बुक वैल्यू भले कुछ भी हो एसेट की, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बना करके कंपनी बताती है कि हम इस एसेट से इतना रियलाइज करेंगे, इस एसेट से इतना पैसा हमारे पास आएगा, और उसी वैल्यू को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर लिखा जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस वैल्यू पर बनाया जाता है? एनआरबी पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज लिस्ट ए, लिस्ट ई, लिस्ट एफ या जी। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होता है वो वेरियस लिस्ट के आधार पर बनता है। ठीक है ना? जैसे लिस्ट ए किसकी बात करता है? सो लिस्ट ए बात करता है अनसिक्योर्ड लोन। किसकी? अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है। लिस्ट ई किसकी बात करता है? अदर एसेट, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, लैंड बिल्डिंग है, कैश, बैंक, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, इनको बेच करके जो पैसा आना है वो किस किस लिस्ट के हिसाब से बनाया जाता है? लिस्ट ई के हिसाब से। लिस्ट एफ डेटर की बात करता है, डेटर से क्या रियलाइजेशन होना है। और लिस्ट जी बात करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो एग्जाम में ये किसी भी लिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हमें इसमें किसके बारे में पूछा गया है? बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, इफ एनी एसेट रियलाइज नथिंग इट इज रिकॉर्डेड इन लिस्ट ई, एफ जी, नोवेयर। तो अगर किसी एसेट से कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा है तो उसे हम कहीं भी नहीं लिखते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वो बनता है
एनआरवी के बेसिस पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। और अगर एनआरवी ही जीरो है, नील है, तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई भी लिस्ट जहां पर नहीं होगी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, नोवेयर, डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नॉट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में कौन सा शामिल नहीं होता है? फिक्स एसेट बिल्कुल शामिल होता है, ठीक है, एज पर लिस्ट ई। इन्वेस्टमेंट ये भी शामिल होता है, करंट एसेट भी शामिल होता है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? ऐसी एसेट जिसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, नो सॉरी, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, एक नोशनल एसेट होती है, नाम मात्र की एसेट होती है ना, या काल्पनिक एसेट भी हम इसे बोलते हैं। एक्चुअल में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो चूंकि फिक्टिशियस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इससे कुछ भी हमें रियलाइज नहीं होगा, इसलिए इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर लिखा नहीं जाता है। बाकी ये सारी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखा जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। फिक्टिशियस एसेट को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इंक्रीजेस डिफिशियंसी। ठीक है, सो जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो डिफिशियंसी अकाउंट बनाया जाता है एज पर लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? एज पर लिस्ट एच। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो डिफिशियंसी को बढ़ाता है? प्रॉफिट ऑन एसेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन, ये सब प्रॉफिट है, ये डिफिशियंसी को कम करते हैं। बढ़ाता कौन है? ड्राइंग। तो सही आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट मींस। ठीक है, रिजोल सॉरी, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की कॉस्ट का मतलब क्या है? जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, उसकी जब इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया चलेगी तो उस पर कुछ लागत लगेगी, उस लागत में किसको किसको शामिल किया जाता है, या उसका मतलब क्या है? तो देखो, द फीस पेबल टू एनी पर्सन एक्टिंग एज अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखो, जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, मतलब एनसीएलटी जो है, वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है कि अब से इस डेट के बाद से जो कंपनी का सारा मैनेजमेंट है वो तुम देखोगे। एसेट को बेचने का काम, उस एसेट को बेचने से जो भी पैसा आएगा, तो जो भी हमारी लाइबिलिटीज है कंपनी की, जो भी दायित्व है उनको पे करना, ये सारा काम इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के दौरान एक पर्सन द्वारा देखा जाता है। और इस पर्सन को क्या बोला जाता है? आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को देने वाली फीस जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट होती है। ठीक है, ये है हमारा पार्ट। एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रनिंग द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेट और एज अ गोइंग कंसर्न। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया चल रही है, तो उस दौरान जरूरी नहीं बिजनेस बंद ही हो जाए, बिजनेस भी साथ में चलता रह सकता है। तो उस बिजनेस को चलाने के लिए अगर कोई कॉस्ट लग रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो पार्ट of cost. The amount of any interim finance and the cost incurred in raising such finance. उस दौरान अगर कहीं से फाइनेंस हम जनरेट करना पड़ रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को पैसे की जरूरत है, तो उस फाइनेंस की कॉस्ट भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट होगी। तो ये सभी जो है आईआरपी का पार्ट होंगे, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का पार्ट है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस। तो देखिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन सॉरी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर, इंडिया में इंसॉल्वेंसी को गवर्न करने के लिए नया एक्ट आ गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर क्रेडिटर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, और एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब ये दोनों क्या होते हैं? तो देखिए,
ऐसे क्रेडिटर जिनसे कंपनी कोई फाइनेंशियल डेट ऑन कर रही है उन्हें हम फाइनेंशियल क्रेडिटर कहते हैं। और फाइनेंशियल क्रेडिटर के अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब ये तो मैंने बहुत थ्योरेटिकल सी बात बता दी, एग्जांपल से समझिए। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब जिन्होंने कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड किया है, पैसा दिया है बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बैंक लोन, तो बैंक क्या हो गया कंपनी के लिए, बैंक हो गया फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर होल्डर, उन्होंने क्या है कंपनी में फंड दिया है, फाइनेंस दिया है कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए, तो ये सब क्या होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर। और फाइनेंशियल क्रेडिटर के अलावा और भी लेनदार हो सकते हैं, और लाइबिलिटी कंपनी की हो सकती है, वो सब होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। फॉर एग्जांपल, कंपनी किसी से माल खरीद रही है ना, अपना बिजनेस करने के लिए कंपनी कहीं से माल खरीद रही है, तो उधार में अगर माल खरीद रही है तो वो क्या होंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे। क्लियर है एग्जांपल? ठीक है, चलो। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ, एनी पर्सन टू होम फाइनेंशियल डेट विल बी ऑन, ऐसे क्रेडिटर जिनसे वित्तीय सहायता ली जाएगी, नहीं भविष्य का नहीं भाई। एनी पर्सन टू होम अ फाइनेंशियल डेट वॉज ओन्ड, ऐसे क्रेडिटर जिनसे पैसा लिया गया था, नहीं ये नहीं। एनी पर्सन टू होम अ फाइनेंशियल डेट वॉज ओन्ड बट पेड टू द क्रेडिटर व्हेन डिमांडेड, ऐसे क्रेडिटर जिनसे पैसा लिया गया था और जिन्होंने जब मांगा तो उनका पेमेंट कर दिया गया है, तो ये भी अब क्रेडिटर बचे कहां। एनी पर्सन टू होम फाइनेंशियल डेट इज ऑन, ये आपका सही आंसर है। ऐसे क्रेडिटर जिनसे लोन लिया गया है, अभी प्रेजेंट में जिनकी देनदारी है, जिनके लिए जिनको हमें पेमेंट करना है, वो होंगे हमारे क्या, फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो सही आंसर होगा डी। जिनसे हमें भविष्य में लेना है वो नहीं, जिनसे हमने लिया था वो नहीं, जिनसे हमने लिया था और उनके मांगने पर पे कर दिया वो भी नहीं, बल्कि कौन, जिनसे हमने ले रखा है आज की डेट पे ऑन कर रहे हैं, वो हमारे क्या होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर। सही आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट पर्सन सेल नॉट इंक्लूडेड, कॉर्पोरेट पर्सन में किसको शामिल नहीं किया जाता है, एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, a company incorporated under Companies Act 2013 or any previous Companies Act, any other person incorporated with limited liability under any law for the time being, a limited liability partnership as per provision of the Limited Liability Partnership Act। ठीक है, तो देखिए कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब होता है कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, उन सबको कॉर्पोरेट पर्सन माना जाता है। कोई भी कंपनी, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 मतलब जो प्रेजेंट में कंपनीज एक्ट चल रहा है वो, या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट चल रहे थे उस किसी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है ना। इससे दो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956। तो किसी भी कंपनी अधिनियम के अंदर अंतर्गत निगमित कोई कंपनी या कोई भी ऐसा संस्थान जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर बनी हुई है, इन सबको कॉर्पोरेट पर्सन माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी तो क्या है, कॉर्पोरेट पर्सन है। बट कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कॉर्पोरेट पर्सन नहीं माना जाता है। मतलब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या हुआ, जैसे बैंक या जैसे एनबीएफसी, है ना, बैंक या एनबीएफसी, इनको कॉर्पोरेट पर्सन नहीं माना जाता है। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर बैंक डिफॉल्ट कर रहा है, सपोज नॉर्मल पर्सन डिफॉल्ट कर रहा है, कोई कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, तो उसका उसकी जो प्रक्रिया है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर चलेगी, क्योंकि वो कॉर्पोरेट पर्सन है। लेकिन अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफॉल्ट करते हैं, तो उनकी दिवाला प्रक्रिया, उनकी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी की प्रक्रिया इस एक्ट के अंदर नहीं चलेगी, वो बैंकिंग एक्ट के अंदर चलने वाली है। ठीक है, उसके लिए आरबीआई है। तो इसीलिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी बैंक
जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। नेक्स्ट, insolvency professional agency means any person registered with the IBBI under as an insolvency professional agency। तो किस सेक्शन के अंदर रजिस्टर होना चाहिए? तो इसके लिए है सेक्शन 201। सही आंसर हो गया बी। अब मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के बारे में बता देता हूं। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर, आईबीसी के अंदर, जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस होगी उसे कौन कराएगा? एक पर्सन कराएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोला जाता है। ठीक है, आईपी। अब ये आईपी कहीं से तो आएंगे, तो इसके लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल बॉडीज को बोला गया कि आप आईपी का क्वालिफिकेशन दो और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनाओ, जिसके लिए सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो इंस्टीट्यूट आईपी के लिए एग्जाम कराएगा या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या क्वालिफिकेशन या डिजिग्नेशन देगा, उसको एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रजिस्टर होना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर। और इंडिया में अभी 3 इंस्टीट्यूट रजिस्टर हैं। कौन कौन से? देखिए, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोफेशन, अकाउंटिंग टैक्सेशन या लॉ से रिलेटेड इंडिया के अंदर 3 इंस्टीट्यूट है। एक है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एक है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और एक है आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों, ये तीनों, इन तीनों इंस्टीट्यूट ने अपनी अपनी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बना रखी है। ठीक है, सो अभी करंट में 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, जिसमें से पहले का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ आईसीएआई। दूसरी बॉडी है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और तीसरे का नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ आईसीएमएआई, या कहीं कहीं इसको आईसीएआई ही लिखा रहता है। ठीक है, पहले इसका क्योंकि नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करती हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की डेजिग्नेशन किसी पर्सन को देती हैं। ठीक है, फिर वो पर्सन एज अ आईपी, एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम कर सकता है। किस सेक्शन के अंदर ये है? सेक्शन 201। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द मैटर रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेट और मींस। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? सो है एनसीएलटी। कौन है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बाकी ये क्या है? ये अपीलिंग अथॉरिटी है। बाकी जो जैसे एनसीएलएटी, सो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अगर एनसीएलटी के डिसीजन से कोई दुखी होता है तो एनसीएलटी जा सकता है। एनसीएलटी के डिसीजन से कोई दुखी है तो हाई कोर्ट जा सकता है, वहां से भी दुखी है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो कौन है? वो है एनसीएलटी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है आपका, who among the following can make an application for bankruptcy of a debtor? किसी के अगेंस्ट बैंकरप्सी फाइल करना है, सो कौन फाइल कर सकता है? तो देखिए, या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल कर सकता है, या ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल कर सकता है, या दोनों मिलके फाइल कर सकते हैं। कोई एक फाइनेंशियल क्रेडिटर भी फाइल कर सकता है, या ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर भी फाइल कर सकते हैं, या एक ऑपरेशनल क्रेडिटर या ग्रुप ऑफ क्रेडिटर फाइल कर सकते हैं। साथ में खुद कॉर्पोरेट डेटर भी फाइल कर सकता है, मतलब खुद भी कोई बैंकरप्सी के लिए जा सकता है। तो कौन कौन? या तो एक क्रेडिटर या ग्रुप ऑफ क्रेडिटर या खुद डेटर। ठीक है, सो बाय अ डेटर बिल्कुल सही है, बाय अ सिंगल क्रेडिटर ये भी सही है, बाय अ सिंगल क्रेडिटर और ग्रुप ऑफ क्रेडिटर और डेटर बिल्कुल सही, ओनली बाय क्रेडिटर। तो देखिए, सी ऑप्शन के अंदर सभी शामिल है ना। एक सिंगल क्रेडिटर भी कॉर्पोरेट सॉरी बैंकरप्सी फाइल कर सकता है,
ग्रुप ऑफ क्रेडिटर भी मिलकर फाइल कर सकते हैं या डेटर खुद भी फाइल कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट टू वर्कमैन ड्यूज इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो किसको कैसे पेमेंट किया जाएगा, इसकी प्रायोरिटी फिक्स है कि पहले सिक्योर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाएगा, फिर बाकी लोगों को पेमेंट किया जाएगा। तो उसमें बोला गया है कि जो वर्कमैन होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी के अंदर काम किया, जिनकी मजदूरी देना बकाया है, उनको कैसे माना जाएगा? तो वर्कमैन को माना जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर जैसा ही माना जाता है। कैसे माना जाता है? सिक्योर क्रेडिटर। ठीक है। सो परिपशु विद्या, परिपशु का मतलब होता है समकक्ष, किसी के बराबर। परिपशु विद्या सिक्योर क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय। परिपशु विद्या सिक्योर क्रेडिटर एंड इंसॉल्वेंसी कॉस्ट। परिपशु विद्या सिक्योर क्रेडिटर। परिपशु विद्या फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिक्योर क्रेडिटर जैसा है माना जाता है। ठीक है। चलिए, अगला है आपका, वो इज द रेगुलेटर ऑफ आईबीसी। आईबीसी के तहत नियामक कौन है ना? रेगुलेटर कौन है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, या इंडियन बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सी, है ना। इंसॉल्व आईबीसी के अंदर रेगुलेटर कौन है, अथॉरिटी कौन है? तो इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। ठीक है। कौन सा? आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड शैल अप्लाई टू। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहां कहां अप्लीकेबल होता है? एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, बिल्कुल। एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, यहां भी लागू होता है। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेट, ये दोनों साथ में होगा। इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। चाहे वो करंट के किसी एक्ट के अंदर बनी कंपनी हो या प्रीवियस किसी एक्ट के अंदर बनी कंपनी हो, सब पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू होता है। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मींस, कब इंसॉल्वेंसी की शुरुआत मानी जाएगी? द डेट व्हेन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मेक अवार्ड, the date when the resolution professional is appointed by committee of creditor, the date of admission of an application for initiating corporate insolvency resolution process by adjudicating authority, the date when the adjudicating authority issues summon to the parties। तो सही आंसर आपका क्या है? सी, एप्लीकेशन देने के बाद जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन से माना जाता है कि इंसॉल्वेंसी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है। कब? जब आपका एप्लीकेशन क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज लेस देन लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज क्लासिफाइड एज। अच्छा, सब यहां पे एग्जांपल से समझो। सपोज करिए सिक्योर क्रेडिटर हैं और इनके अगेंस्ट में एक लैंड सिक्योर्ड है, लैंड मोर्गेज। अब मान लीजिए क्रेडिटर हैं 100 करोड़ के, और लैंड की जो एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, मार्केट में बेच करके 80 करोड़ मिल रहे हैं। तो इस टाइप के क्रेडिटर को क्या बोला जाता है? तो इस तरह के क्रेडिटर को बोला जाता है पार्शली सिक्योर क्रेडिटर, आंशिक रूप से सुरक्षित क्रेडिटर। सही आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट, इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज नथिंग, जीरो, द क्रेडिटर आर क्लासिफाइड एज। अगर जिस एसेट के अंदर सॉरी, जिस एसेट के अगेंस्ट में वो क्रेडिटर सिक्योर थे, मान लीजिए एक मशीन की अगेंस्ट सिक्योर थे, 10 करोड़ के क्रेडिटर थे, और उसके अगेंस्ट में एसेट में एक मशीन लगी हुई थी एज अ सिक्योरिटी। मशीन में आग लग गई और इसकी जो वैल्यू है वो नील बची है। तो इस 10 करोड़ को क्या माना जाएगा? तो इनको माना जाएगा क्या? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है। क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर।
तो सही आंसर क्या होगा? डी। अगर जिस एसेट के अगेंस्ट सिक्योरिटी थी उस एसेट की कोई भी वैल्यू नहीं है तो फिर उन क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिटर है प्रायोरिटी बट नो सिक्योरिटी? ऐसे कौन से क्रेडिटर हैं जिनको पेमेंट की प्राथमिकता तो है बट उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है? तो उसको हम बोलते हैं प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। जैसे गवर्नमेंट ड्यूज, अगर सरकार का कुछ टैक्स वैक्स का बकाया है तो इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी तो नहीं होती है बट इन्हें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है, मतलब पेमेंट में इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, कंटिंजेंट लाइबिलिटी आर क्लासिफाइड एज इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर तो नहीं है लेकिन फुट नोट के अंदर लिखी हुई है ना। जैसे एग्जाम्पल, एक केस चल रहा था, टैक्स डिस्प्यूट था कंपनी का, 10 करोड़ का केस चल रहा था। तो ये 10 करोड़ में अगर केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर तो ये लाइबिलिटी कंपनी के लिए कब मटेरियलाइज होगी, मतलब कंपनी की लाइबिलिटी कब मानी जाएगी? जब केस का डिसीजन कंपनी के अगेंस्ट आएगा तो इस 10 करोड़ को कंपनी की लाइबिलिटी माना जाएगा। लेकिन अगर डिसीजन फेवर में आ गया तो वो लाइबिलिटी नहीं है। इस टाइप की लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं, ऐसी लाइबिलिटी जिसका होना या ना होना फ्यूचर की किसी घटना पर आधारित होता है। वो घटना होगी तो लाइबिलिटी आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। केस का डिसीजन फेवर में आया, लाइबिलिटी नहीं होगी, अगेंस्ट में आ गया, लाइबिलिटी होगी। इस टाइप की लाइबिलिटी को हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता बल्कि फुट नोट में अलग से नोट्स के अंदर दिखाया जाता है। अब इंसॉल्वेंसी के अंदर अगर कंटिंजेंट लाइबिलिटी आ गई है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को कैसा माना जाता है? तो इसे माना जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, क्या माना जाता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डी। नेक्स्ट, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल अपॉइंट एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद इन हाउ मेनी डेज? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कितने दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा? सो 14 डेज के अंदर। सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो ये था आपका इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के कुछ एमसीक्यूज। इनकी आप प्रैक्टिस करें। जो ना समझ में अगर आ रहा है तो आप रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।